अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी या सिफारती पेशरफ्त की उम्मीदें एक मरतबा फिर धुंधला गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात ने न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में तशवीश की नई लहर दौड़ा दी है। ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान के साथ कोई मुआहिदा हो सकेगा। उनका यह भी कहना है कि अगरचे वो नहीं समझते कि मुकम्मल जंग दोबारा शुरू होगी, लेकिन अमेरिकी मफादात या बहरी जहाज़ों पर दोबारा हमले हुए तो अमेरिका पहले से कहीं ज़्यादा सख्त कार्रवाई करेगा। और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर उन्होंने कहा कि पागल लोगों को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये उन्होंने ईरानी क़यादत के हवाले से कहा है। मैं ज़रा चाहूँगा कि आप सुनिएगा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इंतहाई सख्त जो है बयानात दिए जा रहे हैं अमेरिकी क़यादत की जानिब से। सूरत हाल क्या हो सकती है, क्या होने जा रही है, इस पर बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अंजा साकिब साहिबा। अंजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, अमेरिका ने अटैक भी 90 से ज़्यादा जो मकामात हैं, अहदाफ उनको निशाना बनाया है ईरान के, और जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत पर हमला किया है। आप क्या समझती हैं कि क्या अमेरिका और जो ईरान का सिफारती रास्ता है मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है या अभी भी इम्कानात मौजूद हैं? देखिए, जहाँ तक ये सिफारती रास्ते बंद होना, देखिए मैं हमेशा से ये वाली चीज़ कहूँगी कि ईरान भी ना अभी एक स्ट्रेटेजिक लॉजिक की तौर पर अपना हॉर्मोज को एक परमानेंट लेवरेज की तरह यूज कर रहा है। इसका ये मतलब है कि देखें, ईरान ने जब ये रिपीटेड अटैक्स किए हैं, ये एमओयू जो है ये कभी भी हमें एक डील नहीं समझनी चाहिए थी। ये ना लीगली बाइंडिंग थी इधर पार्टीज पे, ये सिर्फ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था। तो ईरान, मुझे नहीं लगता कि ये मेरी जाती राय है कि वो वॉर रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो परमानेंटली इसको अपना एक लेवरेज बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है अपने उसको। और देखें, ये एज पर मैरीटाइम लॉज ये एक इंटरनेशनल वाटरवेज है, इसको आप एक रेवेन्यू स्ट्रीम बनाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो ये भी एक तरह से गलत है, क्योंकि अनलाइक सुएज कनाल जो कि मैन मेड है, ये नेचुरल वाटरवे जो जितने भी ये जो टैंकर यहाँ से गुजर रहे हैं उसको वो ईरान एक नेगोशिएटिंग चिप की तरह यूज कर रहा है, नॉट नेसेसरीली कि एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हो। और वॉशिंगटन को जो है ना ये बात समझ में आ गई है, इसलिए ट्रंप अटैक्स भी कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से ये कहूँ कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात कहते हैं ना कि द डील इज ओवर एंड इट वोंट लीड टू लॉन्ग टर्म एक्शन इन द सेम 24 आवर्स, ये जो है ना एक कंफ्यूजन नहीं, इसको हम अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस या सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिसिस की जबान में कोर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं। अच्छा। यानी कि ट्रंप ही जस्ट लाइक मैडमैन थ्योरी को वो यूज करते हुए, जिस तरह प्रेसिडेंट निक्सन भी कर चुके हैं, प्रीवियस हमने देखा है नॉर्थ कोरियन लीडर्स भी कर चुके हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है कि वो इस तरह एक बड़ी सख्त स्टांस लेके वो अपने मिलिट्री माइट को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। दूसरी बात, देखिए, वो ईरान को फ्राइटन करने की कोशिश कर रहे हैं, डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कंप्लायंस के ऊपर। और एट दिस पॉइंट इन टाइम सवाल ये है कि क्या ईरान घुटने टेक देगा, जो हमने पहले देखा है वो नहीं टेकेगा अभी तक। अच्छा, अब अमेरिका के हवाले से ये भी बात कहूँ, ये एक इंटरेस्टिंग स्टैंड पॉइंट था कि ईरान की तरफ से कहीं ना कहीं उनको ये भी एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि IRGC ने स्पेशली आयतुल्लाह खामेनेई साहब के जनाजे के बाद इस तरह की क्लाउड्स ऑफ वॉर जो है ना ये प्रेडिक्टेड थे, क्योंकि देखिए उनकी IRGC की तरफ से भी काफी हद तक एक प्रेशर बिल्डअप है जो अपने उन्होंने लोगों को भी जवाब देना है। सही, ठीक है। तो एक मुझे ये जहाँ तक लगता है कि पर्सनली अगर मैं कहूँ तो 3 सिनारियोज हो सकते हैं। सबसे मतलब अगर मैं आपको फ्यूचर के हवाले से अपना एनालिसिस दूं, सबसे पहली चीज जो हो सकती है वो ये कि एक मैनेज डी एस्केलेशन रिमेन करे, कि जहाँ तक टोटल वॉर भी ना हो कोई इतनी ज्यादा, मतलब, लेकिन ये जो छोटे छोटे स्कर्मिशेस हैं ये होते रहे जब तक डील कोई ना कोई कॉल ऑफ करे। अच्छा, दोनों साइड के पास अभी देखें मईसी इंसेंटिव्स तो हैं कि वो डेफिनेटली दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह के वायलेंस की तरफ दोबारा जाना, और मिलिट्री ऑप्शन भी परमानेंटली अगर वो यूज करेंगे तो वो रीओपनिंग ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो स्ट्रक्चरल रियलिटी जो है ना वो चेंज नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली सिनारियो ये होगा, या सेकेंडरी सिनारियो ये कि एस्केलेशन बढ़ सकती है। अच्छा। ईरान ने देखिए ऑलरेडी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है, अमेरिकन बेस है वो कुवैत हो, बहरीन हो, उसकी जिम्मेदारी भी दे दी है। IRGC ने भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स दी थी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है कि हर एक्सचेंज के ऊपर ईरान एक मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देगा। बिल्कुल ठीक है। तो डेफिनेटली तीसरा सिनारियो ये हो सकता है कि एट बेस्ट ये
की वजहों के बाद भी, जिस तरह के आज हम गजा या कश्मीर या देख रहे हैं, तो वो एक सिनारियो हो सकता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ना अब जो डिप्लोमेटिक जिम्मेदारी है वो और ज्यादा बढ़ गई है। सर इस्लामाबाद जल्द से जल्द अपने कार्ड खेल लेता है दोबारा, जो अब तक करता रहा है। तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि ये सिचुएशन दोबारा से इतनी बुरी नहीं होगी। देखिए, पीस इज अ मेसी प्रोसेस, कभी भी इस बात की गारंटी नहीं होती, बट जहाँ भी दुनिया में कोई ना कोई रेजोल्यूशन हुई है उसके अंदर ये स्कर्मिशेस रहती हैं जब तक एक एवरलास्टिंग पीस या कोई इंटरनेशनली बाइंडिंग अग्रीमेंट, जिस तरह के कोई ट्रीटी के तहत या नेटो के कोई या यूएनएससी के कोई जो क्लॉजेस के तहत उन पे कोई लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी फ्रेमवर्क ना हो, तो जब तक वो नहीं होता तब तक दोनों मुल्कों को पाबंद करना कंप्लीटली। लेकिन अंजा साहब, आपने शुरू में जिक्र किया डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स के हवाले से, और इस तरह के बयानात वो अब से नहीं, जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ था तब से वो देते आ रहे हैं, और वो यही अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका ग्रेट है, अमेरिका ने जो हमला किया तबाह कर दिया, ईरान की जो बहरी कुव्वत है, फ़ज़ाई कुव्वत है, उसको भी। लेकिन बयानात की हद तक तो बात ठीक थी, लेकिन जिस तरह से तकरीबन 90 मकामात को हदफ को निशाना बनाया गया है ईरान के, ये ज़रा बयानात से बढ़ के आगे नहीं हो जाती बात? क्या कह रहे हैं आप कि जिस तरह बयानात से आगे नहीं बढ़ गई बात? जी जी, मैं ये उन्होंने भी अपने लोगों को जवाब देना है ना, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका की तरफ भी एक प्रेशर है। और यहाँ मैं यही बात कहूंगी कि देखिए, जो ईरान ने मूव की है ऑफ अटैकिंग अमेरिकन बेसेस जो दूसरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थे, जी ये आई थिंक दोबारा से वही एट दिस पॉइंट इन टाइम, ये मेरी अगेन जाती राय है कि समवॉट कहीं ना कहीं एक हद तक जस्टिफाइड कि वो भी अपना मैक्सिमम इंश्योरेंस के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को, क्योंकि उनको पता है इससे प्रेशर बिल्डअप होगा। एट द एंड ऑफ द डे देखिए, खुली छूट किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ये मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। कमर्शियल जो शिप्स थी उसके ऊपर आई थिंक अभी जब सूरत हाल इतनी नाजुक होती है, इतनी फ्रेजाइल होती है, तो दोनों ही तरफ से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं फॉर अ मिसकैलकुलेशन। सही है। सो आई थिंक कि जब तक ये पीस कंप्लीटली इंटरनेशनली किसी ट्रीटी के तहत या किसी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तहत पाबंद नहीं करती दोनों ममालिक को, तब तक आई थिंक एक फ्रेजाइल प्रोसेस ही रहेगा। अच्छा मैम, इस सारे सिनेरियो में चूंकि स्पॉइलर का किरदार तो इसराइल अदा करता ही आया है, आप इस सारे सिनेरियो में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसराइल का भी कोई रोल देख रही हैं, कोई किरदार देख रही हैं? 100% देखें, वो तो है, एज अ स्पॉइलर इसराइल जरूर रहेगा। देखें, जब तक हम देख रहे हैं कि आप विद इन IRGC भी इस बात की क्या गारंटी है कि कोई ना कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इसराइल का हमेशा से एक एजेंडा रहा है कि एक फॉल्स नैरेटिव फैलाना, लोगों को प्रॉक्सीज क्रिएट करना, कहीं ना कहीं अपना स्पाई नेटवर्क को करना। तो इस बात की हमें नहीं पता कि क्या गारंटी है कि इस हद तक उनके जो ये चीप टैक्टिक्स हैं कहाँ तक जा रहे हैं। दूसरी चीज ये कि मुझे ये भी लगता है कि उनका जो एक ग्रेटर इजराइल का एजेंडा है वो एक तरफ, लेकिन नेतन्याहू का अपना जो सियासी एजेंडा है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिसके हद तक वो किसी भी हद तक जा सकता है उसको सर्व करने के लिए, उस पर्पस को। तो आई थिंक इसराइल, खासकर लेबनान वाले केस में हमने जब देखा खिलाफ वर्जियां होती रही सीज फायर की, तो वो आई थिंक अभी जो सबसे बड़ा एक कैंसर है ना इस पूरे खिते में, खासकर मशरिक़ वुस्ता के अंदर सिक्योरिटी और पीस प्रोसेस के लिए, वो इसराइल है। तो जब तक उसके कंटेन नहीं किया जाएगा, और आई थिंक इस दफा अमेरिका ने भी ये रियलाइज किया है कि यहाँ पे एक स्पॉइलर का किरदार ही निभाया है, जो अमेरिका की जंग भी नहीं थी। बकौल जो केंट के जो नेशनल काउंटर टेररिज्म के हेड थे, उन्होंने जिन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने खुद ये बात की कि अमेरिका की जंग ही नहीं थी, तो वीक सी एक मसाद की रिपोर्ट थी जिसकी वजह से अमेरिका ने इस जंग पे शमूलियत की, और उसकी वजह से आप देखें ट्रंप का अपना रिपब्लिकन वोट कितना अफेक्ट हुआ है। अभी मिड टर्म इलेक्शन सर पे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप कभी भी ही नेवर वांटेड टू बी नोन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ वॉर, बल्कि वो तो होपफुल थे कि जी मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। सही है। तो आई थिंक इस पॉइंट इन टाइम पे उनको भी बड़ी मुंह की खानी पड़ी है, और रीथिंक करना पड़ेगा सबने अपने अपने जो स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स को। अच्छा मैम, इसमें एक और पॉइंट, अगर एक्सेप्शन हम देखें, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, यूएई की एक्सेप्शन के अलावा जो बाकी खलीजी ममालिक हैं वो तो किसी हद तक ईरान के साथ थे, ईरान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हुए थे, लेकिन अब जो हालिया अटैक किया गया है, चाहे वो अमेरिकी अड्डों पर ही किया गया हो, कुवैत का या बहरीन की बात कर रहा हूँ मैं, और इसके अलावा तो कतर को भी मुतासर हुआ है किसी हद तक, तो ये ईरान अपनी हिमायत खो नहीं देगा, हिमायत अपनी कम नहीं कर रहा अपने हमसाया ममालिक के साथ? देखें, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि ईरान भी ना अपना एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ज़ुमरे में पूरा का पूरा
मैंने इससे एक एनालिसिस भी बड़ा स्ट्रॉन्ग पिछले दिनों किया था टाइम करके कि अगर आप पूरा खामेनेई साहब का इवन फ्यूनरल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको देखें, जो कुरानी आयतें लगाई गई और जिस तरह लेट्स से सऊदी डेलीगेशन को या दीगर ममालिक को ट्रीट किया गया, या पूरे एक मिनाब स्कूल गर्ल्स के बैग रखना, वो पूरा इसको अपना बयान बनाने के लिए, और दूसरे ममालिक भी अब इस चीज को समझ गए कि कितनी चीजें दर हकीकत और फैक्चुअली या जस्टिफाइड है और कितनी चीजें ओवर एंड अबव जाके एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ईरान हमारा भाई मुल्क है, गैरतमंद मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, उसका अलम बरदार है, हमारे बड़ी इज्जत रखते हैं। और आप देखें, इससे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने तो हर कोशिश यदि हमारी सिविलियन लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जनरल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हो, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, बहुत ज्यादा इज्जत के साथ और इस उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए हमने बहुत ज्यादा कोशिश की है पीस की तरफ। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी तुर्की का रोल, कतार का रोल, सऊदी अरेबिया का रोल, जिसका रोल मतलब कहीं ना कहीं वो जरूर कोशिश कर रहे थे कि चीजें मशरक़ वुस्ता के अंदर पीस कायम हो जाए। और काफी हद तक देखें, जो ना रिजीम चेंज हुई है ना मल्टीपल और फैक्टर्स थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये अगर आप चाहते हैं कि टाइज डिप्लोमेटिकली रिवाइव हो, तो आई थिंक कि जो अप्रोच होनी चाहिए ना, ये बदले की आग में जलने वाली अप्रोच, और आई थिंक ये थोड़ा सा डिप्लोमेसी अग्रेशन को सपोर्ट नहीं करती। तो आई थिंक कि वो थोड़े से स्ट्रेटेजिकली गोल्स को दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मेरी जाती राय। बिल्कुल ठीक है। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सूरत हाल चल रही है उसमें आगे मुमकिनात क्या हो सकते हैं, इस पर हमजा साकिब साहिबा अपना रिव्यू दे रही थी। बहरहाल अब एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात की, और मज़ीद आने वाले दिनों में इन ताल्लुकात में क्या नई जहतें मुतारिफ हो सकती हैं, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। दस्तक में पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत, तालीम, तवानाई और इलाकाई ताउन के नए इम्कानात। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात अब महज सिफारती रवाबित तक महदूद नहीं रहे, बल्कि दोनों ममालिक तिजारत, तवानाई, तालीम और इलाकाई राब्तों पर मबनी एक अमली और मजबूत शराकत दारी की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया का मुआशी मरकज़ बतदरीज यूरो एशिया की तरफ मुंतकिल हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान और रूस के पास बेहतरीन मौका है कि जोग्राफियाई सियासत से बालातर होकर मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर देरपा ताउन को फ़रोग़ दें। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मौजूदा तिजारती हजम दोनों ममालिक की हकीकी सलाहियत से कहीं कम है। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ मुज़ाकरात तक महदूद रहने की बजाय ऐसे अमली इक़दामात किए जाएँ जो तिजारत, सरमायाकारी और नई मंडियों तक रसाई को आसान बनाएँ। और पाकिस्तान रूस के ताल्लुकात का अहम तरीन सबूत जो सतून बनकर उभर भी रहा है, तेल, गैस, LNG, बिजली, तवानाई के बुनियादी ढांचे में ताउन जो है वो दोनों ममालिक के लिए नई इक़्तिसादी राहें खोल सकता है। इलाकाई कनेक्टिविटी यानी राब्ताकारी मुस्तक़बिल की खुशहाली की बुनियाद बन चुकी है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वक़्फ़ और रूस का यूरेशियन विजन दोनों ममालिक की ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और तिजारती राहदारियों में करीबी ताउन के कुदरती मौक़े फराहम करता है। इस सारी सिनेरियो में वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब की स्टेटमेंट है, ज़रा मैं चाहूँगा आज में ये सुनिए। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर जनाब सैयद मेहदी साहब। बहुत शुक्रिया मेहदी साहब आपके कीमती वक्त का। सर, नए ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं इस खित्ते में, और जैसे कि पाकिस्तान चीन के तो करीब है ही और हालिया दिनों में मज़ीद करीब हुआ है, अब रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की नई जहतें जो मुतारिफ हो रही हैं, मुस्तक़बिल का आप मंजरनामा क्या देखते हैं सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे तो उनकी आखिरी कैबिनेट मीटिंग के अंदर पाकिस्तान ने एक बड़ा डिसीजन लिया था, क्योंकि पाकिस्तान क्लेम करता था कि सोवियत यूनियन के ज़माने में हमारे कुछ पैसे जो है वो सोवियत यूनियन ने देने थे, इसलिए हमारे कारोबारी लिंक्स नहीं बन पा रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर ये फैसला किया गया कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई और अब नए सिरे से हो गई। तो उस दिन से जो है वो फिर पाकिस्तान और रूस का आपस के अंदर कारोबार हो रहा है, और पाकिस्तान ने वहाँ से जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें खरीदी हैं, और ख़ास तौर पे जो है वो गंदम ली थी और इसके अलावा ऑयल भी लिया था। तो हमारी चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपस के अंदर बढ़ रही हैं। और जहाँ तक कासा की बात है और तापी गैस पाइपलाइन की बात है, तो सारी के अंदर जो है वो रूस की ख्वाहिश है
कि रूस इसका जो है वो हिस्सा बने और पाकिस्तान और पाकिस्तान से आगे हिंदुस्तान की तरफ ये जाए। ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे बहुत अच्छी लगती हैं और होना भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन इसमें जो हर्डल है वो एक हर्डल तो अफगानिस्तान है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करनी है और अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत है जी। दूसरे नंबर पर यह है कि हम ये भी देख रहे हैं कि रूस जो है वो वाहिद मुल्क है जिसने तालिबान रजीम की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है और तालिबान की मदद कर रहा है असले के हवाले से भी। और जो पाकिस्तान के खिलाफ चीजें हो रही हैं उसके अंदर पाकिस्तान को भी शिकायत पैदा हो रही है। और जो आखिरी अफगानिस्तान की नेवल तेहरान के अंदर तो वाहिद रूस था जिसने तालिबान रजीम की हमायत की और जो फाइनल हामिया था वो जारी नहीं होने दिया। तो ये एक हर्डल है बहुत बड़ी। और सितंबर के महीने में पुतिन साहब एक दफा दोबारा भारत के दौरे पर आ रहे हैं और भारत के साथ जो है एक और वो, तो ये सारी चीजों को उनको भी बैलेंस करना पड़ेगा। फिर ही पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल पैदा होगी। पाकिस्तान ने तो अपनी पूरी कोशिश की है और पाकिस्तान ने हर मौके के ऊपर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड ये बताता है कि पाकिस्तान ने रूस की हमायत की और पाकिस्तान ने रूस से चीजों को खरीदा है और पाकिस्तान ने रूस से अपने ताल्लुकात को बेहतर किया है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ऐसा महसूस हो कि रूस की तरफ से जो स्ट्रेटेजिकली चीजें हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही है। अच्छा, तो वो बैलेंस करने की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है। अगर वो तालिबान रजीम की इसी तरह मदद करेगा और तालिबान रजीम तो ये दावा कर रही है कि हमारा डिफेंस पैक्ट हो गया है रूस के साथ, तो ये फिर हमें बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। क्योंकि हम एक दफा पहले भी 1970 के अंदर जो डिफेंस पैक्ट हुआ था सोवियत यूनियन का और इंडिया का, तो हम उसका निशाना बन चुके हैं पाकिस्तान 2 लाख होने की शक्ल में। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे जहन में, और उसके बावजूद हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं और चीजों को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। तो रूस को भी इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो जो पुरानी पॉलिसीज थी खासतौर पे अफगानिस्तान और इंडिया के हवाले से, उससे पीछे हटना पड़ेगा और उसके अंदर एक बैलेंस पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि रूस वाहिद मुल्क है जिसने हमेशा कश्मीर की करारदाद को वीटो किया है यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो ये सारी चीजें एससीओ के अंदर भी जो हमारी मेंबरशिप थी वो रूस ने रोके रखी है। और अभी भी जो सूरत हाल है जो ये जो है ब्रिक्स, तो ब्रिक्स के अंदर भी हम अभी तक मेंबर नहीं बन सके हैं, वहाँ जहाँ हिंदुस्तान हमारा मुखालिफ है। तो ये सारी चीजों को बैलेंस करेंगे तो जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि हम और रूस जो है वो एक दूसरे से तिजारती तौर पे भी फायदा उठाएंगे और ये पूरा खित्ता भी तिजारती तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर जो है वो ऑयल और गैस जो है वाया पाइपलाइन वो भारत तक नहीं जा सकता। तो पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और उसके बाद ही ये खित्ता सारा जो है वो तरक्की कर सकता है। चाइना ने हमें इस तरह बहुत ज्यादा इंक्लाइन किया है और पाकिस्तान ने चाइना के कहने पर बहुत सारी चीजों को बेहतर किया है, लेकिन अब वहां से बेहतरी आनी चाहिए, वहां से बेहतरी आएगी। और खासतौर से तालिबान के मामले के अंदर तालिबान को ये समझाने की जरूरत है रूस की तरफ से कि पाकिस्तान के अंदर जो वो दहशतगर्दी करते हैं उस दहशतगर्दी को रोका जाए। सर बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी तफसील से सारी जो सूरत हाल का अदा किया है, लेकिन जो माजी में जिन बातों की आपने तस्करा किया, जिन बातों का, वो तो ठीक है, दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। लेकिन सर जो ऑपरेशन हुआ, इंडिया ने हमारे खिलाफ जो जंग का आगाज़ किया उसका जवाब हमने दिया, उसके बाद जिस बनाने महसूस की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद जिस तरह अब ये जो सालसी का किरदार अदा किया पाकिस्तान ने, आप नहीं समझते कि अब जिस तरह पूरी दुनिया पाकिस्तान का किरदार देख रही है, पाकिस्तान को मुख्तलिफ नज़र से देखा जा रहा है, तो रूस भी शायद अब असर नो अपनी पॉलिसी का जायजा ले इस सिनेरियो के बाद, सूरत हाल के बाद? देखिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि रूस की और इंडिया की डील हो रही है और रूस वो अपने तैयारे इंडिया को बेच रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि रूस S-400 जो उसका है वो इंडिया मजीद लेना चाह रहा है और उसकी तरफ भी वो उस तरफ भी बढ़ रहा है। और पाकिस्तान के 2 दफा दौरे जो है वो पुतिन साहब ने रखने के बाद उसे कैंसिल कर दिया, लेकिन वो बाकायदगी से जा रहे हैं। और अभी भी जो ये सारी जंग हुई है उस जंग के अंदर भी उनका जो रोल था वो ऐसा नहीं था कि कोई वो इस बात को उन्होंने कहा हो कि इंडिया ने जारियत की है। उनका रोल जो था वो इंडिया की तरफ था। तो ये सारी बातें जो मैं
है वो हमें देखनी पड़ेगी। यूनाइटेड नेशन में जो उनके परमानेंट मेंबर थे उनकी तकरीर भी हमारे जहनों के अंदर होनी चाहिए कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के वक्त की थी। तो इसके बावजूद पाकिस्तान खुले बाहों से उनसे मिलना चाहता है और पाकिस्तान की तरफ से जो है, मैंने अर्ज कर चुका हूं कि पाकिस्तान ने उनकी बहुत सारी चीजों को खरीदा है। उनकी इकोनॉमी जो इस वक्त बहुत ज्यादा सख्ती के अंदर है और क्योंकि उनका यूरोप के साथ तिजारती मामला जो है तकरीबन रुके हुए हैं और यूक्रेन की जंग की वजह से उन पर काफी मुश्किलात है, इसके बावजूद पाकिस्तान ने बड़ा बैलेंस किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने किसी जगह पर भी रूस या यूक्रेन को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी एक तरफ है। उन्होंने हमेशा जंगबंदी की और जंगबंदी के हवाले से जो भी गुफ्तगू हुई है उसे प्रमोट किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि और पाकिस्तानी भी ये समझते हैं कि रूस की इसी तरह का मुजाहरा जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामले में और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले में करेगा। बिल्कुल ठीक है सर। क्या अमेरिका की बात चले हम छोड़ देते हैं, इस वक्त नहीं बात करते, मैं आगे चलकर उसके बारे में सवाल करूंगा, लेकिन जो रूस है उसका झुकाव भारत की तरफ होना, जिस तरह आपने भी इशारा किया कि मौशी तौर पर मुश्किलात का शिकार है इस वक्त रूस, अब पाकिस्तान के मुकाबले में एक बड़ी मौशी मंडी है भारत, 1.25 अरब तकरीबन की आबादी का वो एक मुल्क है, तो क्या ये एक फैक्टर इसके पीछे हो सकता है कि रूस जाहिर है मौशी तौर पर मुस्तहकम होना चाहता है, तो एक बड़ी मंडी को, भारत की मंडी को वो इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए उसका झुकाव ज्यादा भारत की तरफ है? देखिए, असल में जिस वक्त से पाकिस्तान और भारत आजाद हुए उस वक्त से ही सोवियत यूनियन का जो झुकाव था या सोवियत यूनियन की लीडरशिप थी वो भारत से करीब थी। और इसीलिए फिर आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि उनका डिफेंस पैक्ट हो गया कि एक दूसरे पे जो हमला होगा वो अपने पर हमला समझा जाएगा। और रशिया ने ये क्रेडिट लिया उस वक्त सोवियत यूनियन ने, जब पाकिस्तान टूटा गया वो पाकिस्तान को उन्होंने अपना बदला लिया है। और उसके बाद बहरहाल पाकिस्तान भी जो है अफगानिस्तान की लड़ाई के अंदर जो है वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ और सोवियत यूनियन फाइनली क्लैप्स कर गया। और उसके बाद पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के क्लैप्स के बाद 25 साल के बाद जो है वो पहले वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने वहां का दौरा किया और नवाज शरीफ साहब ने उनके 4 हेलीकॉप्टर्स भी खरीदे। तो चीजें जो हैं वो पाकिस्तान ने उस वक्त से ही बेहतर करने की 90s से ही कोशिश शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी तरफ से जो है मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके प्रेसिडेंट का बार बार दौरे का हुआ लेकिन वो नहीं तशरीफ लाए। एक दफा तो बिल्कुल ऐसा लगता था सितंबर के अंदर के 2016 के अंदर 15 के अंदर के वो तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन वो फिर ऐसा नहीं हो सका था। तो मैंने अर्ज किया कि खान अब्बासी साहब के दौर में जो चीजें प्रॉब्लम करती खत्म कर दी और हम आगे की तरफ बढ़े। लेकिन अभी कुछ अरसे से आप देख रहे हैं जिस तरह वजीर दिफा तालिबान रजीम के मास्को के दौरे कर रहे हैं और जिस तरह मास्को के साथ बात हो रही है, तो ये चीजें जो है ये जरा तकलीफ देसी है और हमें चाहिए कि हम हर एक के साथ बहुत अच्छी दोस्ती करें और लेकिन ये चीजों को भी हाईलाइट करते चले जाएं जहाँ जहाँ हमारी प्रॉब्लम है। हमारी थोड़ी सी ये खराबी है कि हम जो है वो मौके के ऊपर बात करने से हिचकिचाहट करते हैं और जो हमारा पॉइंट होता है उसको बयान करने से थोड़ा सा बचते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत दफा नुकसान हो जाता है। हमने ये देखा कि जब हमारा पहला FTA मुआहिदा हुआ चीन के साथ तो हमने बहुत सारी बातें नहीं करी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री के ऊपर जो है बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया और यहाँ पर पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हुई और हमें फिर वो रिव्यू करने के लिए 9 साल का इंतजार करना पड़ गया। तो हमें इन चीजों का जो है वो ख्याल रखने की जरूरत है कि हम चीजें जो है जरूर दो तरफा बढ़े। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि ट्रेड ऑफ बैलेंस जो होती है वो एक तरफ ज्यादा झुकाव होता है, एक तरफ कम होता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो इलाकाई सालमियत के मामलात है उसके अंदर जो है वो आपका झुकाव जो है वो दूसरी तरफ, वहाँ मेरिट का ख्याल रखना। बिल्कुल ठीक है सैयद मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और पाकिस्तान औकात में क्या कुछ होना चाहिए ख़ासतौर पर रूस की जानिब से, जो झुकाव भारत के साथ भारत की तरफ है या अफगानिस्तान की तरफ है, उसमें किस हद तक पाकिस्तान अपनी तरफ उसे ला सकता है, इस पर भी रोशनी डाली सैयद मेहदी साहब ने। नाज़रीन, अब एक और ख़बर पाकिस्तान के लिए मौशी महाज पर है जो कि बड़ी हौसला अफजा, बड़ी अच्छी खबर है। ये खबर क्या है इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको दस्तक में। पाकिस्तान के लिए माशी महाज पर एक अहम और हौसला अफजा खबर सामने आई है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने माली साल 2025-26 के दौरान 41 अरब और 58 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजकर न सिर्फ मुल्क की मईशत को सहारा दिया बल्कि ये भी साबित किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज भी अपने वतन से मजबूत ताल्लुक़ रखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अगरचे जून के महीने में तरसीलात ज़र मई के मुकाबले में तकरीबन 77 करोड़ डॉलर कम रही, क्योंकि मई में 4.25 अरब डॉलर की गैर मामूली रिकॉर्ड तरसीलात मौसूल हुई थी। ताहम मजमूई तौर पर पूरे माली साल की कारकर्दगी गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 8.5% बेहतर रही, जो एक मुस्बत मुआशी इशारा है। आदादुशुमार बताते हैं कि गुज़श्ता माली साल के दौरान हर माह औसतन 3 अरब 46 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। सबसे ज़्यादा तरसीलात सऊदी अरब से आईं, जहां मुकीम पाकिस्तानियों ने तकरीबन 9 अरब 75 करोड़ डॉलर वतन भेजे। इसके बाद मुत्तहदा अरब अमारात से 8 अरब 80 करोड़ डॉलर, बरतानिया से 6 अरब 32 करोड़ डॉलर, यूरोपीय यूनियन से 5 अरब 22 करोड़ डॉलर, दीगर खलीजी ममालिक से 3 अरब 93 करोड़ डॉलर, जबकि अमरीका से 3 अरब 62 करोड़ डॉलर पाकिस्तान मुंतकिल किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस अहम कामयाबी पर समंदर पार पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 41.6 अरब डॉलर की तरसीलात भेजकर वतन से अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी का एक बार फिर अमली सबूत दिया है और हुकूमत इनके इस किरदार को कदर की निगाह से देखती है। अब सवाल यह है कि आखिर तरसीलात ज़र में ये मुसलसल इजाफा किस चीज़ की निशानदही करता है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक इसके कई अवामिल हो सकते हैं। एक तरफ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तादाद में इजाफा हुआ है, दूसरी जानिब बैंकारी ज़राए से रकूम भेजने के निज़ाम में बेहतरी, कानूनी ज़राए के इस्तेमाल की हौसला अफजाई और बाज़ हुकूमती इक़दामात ने भी अपना किरदार अदा किया है। इसके साथ साथ आलमी सतह पर पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत की बढ़ती हुई तलब भी तरसीलात में इजाफे की एक अहम वजह समझी जा रही है। लेकिन इस कामयाबी का एक और अहम पहलू भी है और वो है एतमाद। जब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी मेहनत की कमाई बड़ी मिकदार में कानूनी ज़राए से वतन भेजते हैं तो इस बात का इशारा होता है कि उन्हें पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम पर पहले के मुकाबले में ज़्यादा एतमाद हासिल हो रहा है। अगरचे मुल्क को अब भी मौशी चैलेंजेस का सामना है, लेकिन तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा यह जाहिर करता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है और वो पाकिस्तान के साथ अपने माली ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। ये तरसीलात सिर्फ आदाद शुमार नहीं होती बल्कि पाकिस्तान की मईशत के लिए एक मजबूत सहारा भी होती हैं। इन्हीं डॉलर्स की बदौलत ज़र मुबादला के ज़ख़ायर को तक़वियत मिलती है, दरामदी अदायगियों में आसानी होती है, रुपए पर दबाव कम करने में मदद मिलती है और लाखों ख़ानदानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का निज़ाम भी चलता है। एक अच्छी खबर है जो कि आपके साथ हमने शेयर की, और एक और अच्छी खबर भी ये है कि तकरीबन 7 बरस के बाद एक एंकर पर्सन, मकतूल एंकर पर्सन को इंसाफ मिल गया है। बिलाखिर ये क्या मामला है, क्या मुद्दा है, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। 9 जुलाई 2019 को कराची के इलाके डिफेंस में निजी टीवी के एंकर मुरीद अब्बास और उनके दोस्त खिज़र हयात को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक मरकजी मुलजिम आतिफ जमान एक कारोबारी शख्सियत था जिस पर इल्ज़ाम था कि उसने सरमाकारी के नाम पर मुरीद अब्बास और दीगर अफराद से करोड़ों रुपए हासिल किए थे। जब सरमाकारों ने अपनी रकम वापस मांगी तो तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। इस तगासा के मुताबिक 9 जुलाई 2019 को मुरीद अब्बास और खिज़र हयात मुलजिम आतिफ जमान के दफ्तर पहुंचे, जहां तल्ख कलामी के बाद मुलजिम ने दोनों पर फायरिंग कर दी। वाक़े के बाद आतिफ जमान ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की, ताहम वो जिंदा बच गया और उसे बाद अज़ां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश एक और मुलजिम आदिल जमान को भी मुकदमे में नामजद किया गया, लेकिन वो मफरूर रहा। ताज़ा तरीन पेशरफ्त वाक़े के तकरीबन 7 साल बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मुकदमे का फ़ैसला बिलाखिर सुना ही दिया। अदालत ने दोहरे कत्ल का जुर्म साबित होने पर मरकज़ी मुलजिम आतिफ जमान को 2 मरतबा सज़ाए मौत सुनाई। मक़तूलीन के वरसा को मजमूई तौर पर 10 लाख रुपए बतौर जुर्माना इन्हें मुआवजा अदा करने का हुक्म भी दिया गया है। मफरूर शरीक मुलजिम आदिल जमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। फैसले के वक्त आतिफ जमान जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश हुआ। मुकदमे में सरकारी इस्तगासा की नुमाइंदगी स्पेशल प्रोसिक्यूटर शकील अब्बासी ने की। तो ये एक अच्छी खबर सामने आई, इंसाफ मिला है मुरीद अब्बास को, इंसाफ का बिलाखिर बोलबाला हुआ है। 7 साल लगे
लेकिन मिला आखिर जो मुजरिम है वो कैफे किरदार तक पहुंचा है। अब इसमें मुलजिम है, उसके हवाले से पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है। डायमी वारंट तो उसकी गिरफ्तारी तो जारी हो चुके हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी कब अमल में आती है ये देखना है, आने वाला वक्त बताएगा। हम इस मामले पर ज़रूर नज़र रखे हुए हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। दस्तक से ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।